से हैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है 2025 में, उसी के लिए एक बिल्कुल मॉक टेस्ट यहाँ पे फुल टू फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे आप लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। पूरे के पूरे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है और इसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट से जो है प्रश्न को लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे गणित के ही प्रश्न कराएंगे या केवल रीजनिंग के या केवल जो है जीके के। आप देखोगे कंप्यूटर, करेंट अफेयर, जीके, जीएस, जीविका से रिलेटेड प्रश्न, सब्जेक्ट नॉलेज, तो पूरे के पूरे आप यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हो। क्योंकि बिहार जीविका में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर एक जो आपका सिलेबस है उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल आपको मैथ आता है तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, या केवल आपको रीजनिंग आता है तो नहीं हो सकता। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। और सारा सब्जेक्ट आपको कहाँ पे कवर किया जा रहा है, तो यहीं पे आप बिल्कुल डेली क्लास कीजिए। ठीक है, तो क्लास की टाइमिंग आपको पहले से ही मालूम है कि 8 PM पे ये क्लासेस चलता है शाम में डेली। और यहाँ पे आपको अगर बेहतर स्कोर करना है तो डेली आप क्लास में आइए। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न देखिए गणित के प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल इसमें गणित के ही प्रश्न होंगे, नहीं, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। ठीक है, और ये डेली लगाया जाता है ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो। तो कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर से जो है 20% घटाया गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। आपको दिए जाएंगे 10 सेकेंड का समय। ठीक है, मात्र 10 सेकेंड समय रहेगा, क्योंकि प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं और आप इजली जो है इसको सॉल्व कर सकते हो 10 सेकेंड में। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आप लोगों के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। चलिएगा अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे मान लो कि आपके पास जो है संख्या कितना है, वह संख्या 100 है। ठीक है, मैंने मान लिया कि संख्या मेरे पास क्या है, 100 है। बोला जा रहा है कि कोई संख्या है, तो मैंने मान लिया कि 100 है। पहले उससे 20% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे 100 संख्या को इसलिए माना क्योंकि जब 100 का परसेंटेज अगर निकालोगे 20%, तो 20 होगा, 10 निकालोगे तो 10 होगा, 5 निकालोगे तो 5 ही परसेंट होता है। ठीक है, 100 का जितना परसेंट निकालोगे उतना ही होता है, इसलिए मैंने 100 रखा। तो 20% यहाँ पे बोला गया है बढ़ाना है, तो हमें 20% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। ये 100 में 20 बढ़ाओगे 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 20% घटाना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप 20 घटा दोगे तो बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का बात किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 120, और 120 में से हमें 20% कम करना है, तो इसका 20% पहले हमको निकालना पड़ेगा। 20% निकालो, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 दूना का कितना आ गया, 24। यानी कि हमें यहाँ पे 24 माइनस करना होगा। ठीक है, 120 में से 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप थे पहले कितना, 100, और 100 से कितना हो गया यहाँ पे 96, तो बोल रहा है कि कुल कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन हुआ। तो ये देखिए, पहले 100 है, 100 से क्या हुआ है, कम हुआ है कि अधिक, तो कहोगे कि 96, ये तो कम है, यानी कि वृद्धि वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे कमी होगा, कितने का, 2% का नहीं, 100 से यहाँ पे 96 मतलब को परसेंट कमी हुआ है, 4% अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि A/B यहाँ पे दिया गया है, B/C यहाँ पे दिया गया है, तो A/C का मान जो है ज्ञात करना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय। ठीक है, और ये 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में मैंने बताया हुआ है कि बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस है।
अब देखिए यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए अनुपात बी। ए अनुपात क्या हो गया बी। वैल्यू कितना दिया है 3:5। बात क्लियर समझिएगा। फिर दिया है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया है 10:9। 10:9। अब इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को और यहाँ पे निकालना है ए अनुपात सी। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो हमें वैल्यू नहीं दिया गया है, तो मतलब 5 हो जाएगा। इसके आगे वैल्यू नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 10। जो यहाँ पे संख्या नहीं है जस्ट उसके बगल में वही संख्या हम लोग लिख लेते हैं अगर नहीं है तो। अब यहाँ से हमके अब बी वाले से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में देखिए बोला गया है कि आपको ए अनुपात सी निकालना है। तो देखो यहाँ से आप गुणा कर लो, 10 तियाँ का हो जाएगा 30 अनुपात, यहाँ से गुणा कर लो 9 पचे 45 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों किस पहाड़ में कटते हैं, तो 5 के पहाड़े में ये 6 मर्द में और 5 के पहाड़े में ये 9 मर्द में। फिर कट जाएंगे ये 3 के पहाड़े में 2 मर्द में, ये 3 के पहाड़े में 3 मर्द में। यानी कि आप कहोगे ए अनुपात 80 बराबर होगा कितना, तो 2:3। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ गए हो तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न कि 5 संख्याओं का औसत 48 है। यदि एक संख्या हटाने पर नया औसत 45 हो जाता है तो हटाई गई संख्या का जो है मान आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल फटाफट से जवाब देने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम आज लाइक है, क्यों बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पूरे के पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने यहाँ पे जो प्रश्न है आपके पूरे के पूरे सिलेबस के, उसके प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इस पीडीएफ को बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार पढ़ लो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मात्र 50 रुपये इसका प्राइस है और जिसको भी चाहिए ये व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पे आप मैसेज कर लेना, आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को इस प्रश्न के जवाब आ चुका होगा। ये बोला है कि 5 संख्याएं हैं भाई साहब और इनका औसत कितना है, तो हम टोटल निकालेंगे। 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 48 है, यानी कि सभी संख्या 48 48 48 का है, तो 5 × 48 कर लो, 8 × 5 = 40, 5 × 20 = 4 24, यानी कि टोटल संख्याओं का जब योग होगा, ये टोटल योग हो गया, पाँचों संख्याओं का योग कितना हो गया 240। इसने बोला कि एक संख्या हटा दो, तो अब संख्या कितना बच जाएगा, एक संख्या हटा देंगे तो 4 हो जाएगा और इसका औसत बोल रहा है कितना हो जाएगा 45। तो 45 से गुणा कर देना, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और 2 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये देखिए 5 में से 4 गया, कितनी संख्या बचेगा, एक संख्या हो जाएगा। उसी संख्या का वैल्यू निकालना है, तो इधर भी आप घटा दो, तो 100 कितना है 240 में से 280 माइनस जब होगा, ये 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 2 18 होगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने अधिक कैसे कर लिया यार, यहाँ पे गलती हो गया है ना, यहाँ पे 28 लिखा गया है, कितना है 18 है ना। तो यहाँ से घटा लो आप, कितना हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 18 × 6 = 24, 60 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जो वह संख्या है एक, वो 60 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 5000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में करने वाले हो अगर आपने क्लासेज पहले से किया हुआ है मेरा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर देखने की बात करेंगे तो जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ देगा, वैसे तो पूछता नहीं है पर ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि होता बहुत ईजी है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपका चैप्टर है, तो ये पूछ सकता है। तो जब भी अंतर कहेगा तो अंतर डिफरेंस बराबर डी बराबर आपको फार्मूला याद रखना है कि P गुणे R/100 गुणे R/100, यही फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो P मतलब होता है मूलधन, मूलधन आपको कितना दिया है 5000, तो 5000 रख लेना, गुणे R मतलब दर होता है, दर कितना दिया है 10, 10/100 गुणे R का वैल्यू फिर रख लेना 10/100। ये 2 वर्षों का है तो 2 वर्ष 2 बार लिखे हैं। ठीक है,
अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचेगा आप लोगों के पास? यहाँ पे देख लो 50 रुपया का अंतर आएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 साल के अंतर के लिए। पी इंटू आर बटा 100 कर लेना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और लाभ जो है 12.5% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये परसेंटेज जो लाभ लिखा गया है इसको सबसे पहले पकड़ो। ये लिखा है 12.5, ठीक है, 12.5 लिखा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। परसेंटेज है तो परसेंटेज हटता है तो बटा क्या लगता है 100। ये 25%, 12.5% लिखा गया है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज था इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे? बट्टा में 100। अब जो है यहाँ पे यहाँ पे देखो दशमलव लिखा है, इसको भी हटा दोगे तो आपको 1 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है 5। अब इसको काट लो, 125 ऊपर है और यहाँ पे कितना है 1000। 25 के पार में कितना मर्द में कटता है? तो 25 से कम है 25, 25 अठे 250। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है, आप सीधा समझ लो 1/8 का मतलब ये हुआ कि 8 रुपया पर 1% का क्या हो गया है? लाभ। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि अगर 8 रुपया है तो 1 लाभ हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। इसने बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात करो कि कितना है, तो देखो खरीदा गया है कितना में? 800 रुपये में, और इसमें हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो 9/8 निकाल देंगे। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। 8 रुपये में किनेंगे और 9 रुपये में बेच देंगे तो हमें 12.5% का लाभ हो जाएगा। 8 के पहाड़ में कट जाएगा 100 मर्त में, 100 में 9 से गुणा करेंगे, 9 से जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से। सबसे पहले देखो यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले 100 लिखना है, ठीक है, ये हट जाएगा परसेंटेज। फिर ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है तो 125 हो जाएगा, और दशमलव के बाद इधर एक अंक था तो एक अंक लगा देना है। यहाँ से काटोगे तो 1/8 हो जाएगा। 125 के पाड़े में 1000 8 मर्त में, यानी 8 पे 1 का लाभ हुआ तो 9/8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में जो है कितना समय लगेगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा जो है आपका स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? आपको जाना है 120 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? तो 40 की स्पीड से। मतलब 1 घंटे में 40 हम किलोमीटर जाएंगे, तो दूसरे घंटे में फिर 40 जाएंगे, तीसरे घंटे में 40। ये 1 जीरो से 1 जीरो, 4 के पहाड़ में 4 3 12, यानी 3 घंटा जो है हमें टाइम लग जाएगा 120 किलोमीटर जाने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ए अकेले एक कार्य को जो है 12 दिनों में और जो है बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उन्हें कितना समय लगेगा पूरा करने में? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन अगला आपको बताना है, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, और आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सटीक और सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ए है तो ए काम कर रहा है 12 दिन में, और बी वहीं पे है तो ये कर रहा है भाई साहब 18 दिनों में। हम पहले पता करेंगे कि टोटल कार्य यहाँ पे हुआ कितना है। तो 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 36, यानी कि टोटल कार्य 36 हो जाएगा। 12 के पहाड़ा में 12 3 36, 18 के पहाड़ा में 18 दूना 36, यानी कि ए काम करता है एक दिन में 3, बी काम करता है एक दिन में 2। इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इसने बोला है ए और बी का जो है वैल्यू कितना आने वाला है। तो ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 और 2 मिलके कितना एक दिन में काम करेंगे? 5। कितना काम करेंगे? 5। हमें बोला गया है कि कितने दिन लगेंगे, तो देखो टोटल काम कितना कराना है हमें? 36 कराना है। कितने? 36। 5 के पहाड़े में काट दो, 5 7 35, यानी कि 7 दिन लगेगा। और पॉइंट में आंसर आएगा, आप देखोगे तो 7 पॉइंट वाला आंसर केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आप बिल्कुल फटाक से उत्तर लगा के आगे बढ़ जाना। आगे जो है दशमलव में भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार की मासिक बिक्री इस प्रकार है कि जनवरी में जो है 80, फरवरी में जो है 100, मार्च में 120 और अप्रैल में 901 है। जनवरी से मार्च तक बिक्री में जो है परिवर्तन वृद्धि क्या है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पाई चार्ट वाले प्रश्न होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप करोगे क्या?
तो देखो सबसे पहले जनवरी, देखो जनवरी में कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। और इसने बोला जनवरी और मार्च, यहाँ पे मार्च देखो कहाँ पे लिखा गया, मार्च यहाँ पे है, तो मार्च में यहाँ पे बोला गया है 120। इसके बीच का अंतर देखो, यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 80 था, 80 से 120 हो गया, कितना बढ़ गया है, कहोगे भाई साहब 40 जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो कह रहे कितना वृद्धि हुआ है, तो कितने पर पहले कितना था 80, तो 80 पे परसेंटेज निकालेंगे गुणा 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 2 मरते में, 2 के पहाड़े में 50% जो है यहाँ पे बढ़ गया है इसका, ठीक है। दुकानदार की मासिक बिक्री, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि ऊपर दिए गए डेटा में 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक की औसत जो है बिक्री 1000 में क्या होगा। अब देखिए इनका औसत निकाल देंगे, तो औसत बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है कि राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, मतलब टोटल वैल्यू जोड़ देते हैं और टोटल जो है आपको कितना संख्या उससे भाग दे देते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लो ऊपर डाटा में क्या है, तो देखो जनवरी में 80, फरवरी में 100 और मार्च में 120 और अप्रैल में 901 हो चुका है। तो आप औसत बराबर यही लिखोगे। चलो तो यहाँ पे औसत एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 80 है तो 80 पहला है, फिर 100 हो गया है, फिर 120 हो गया है, और मार्च के बाद अप्रैल, पहले ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, तो अप्रैल में कितना हो गया है, 901 हो गया है। अब क्या करेंगे बेटा, कितने महीने का है, 1 2 3 और ये चौथा महीना तो 4 है। अब इन सभी को जोड़ लो, आप सभी को जोड़ लो, तो 100 और 120 और ये 90 कितना हो गया, 300, 390 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो है ये खड़ी पाई है, 901 नहीं लिखा गया है, ये 900 है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे तो 900 के आसपास, 100 के आसपास है, तो ये 900 हो जाएगा, तो बिल्कुल बहुत अधिक आ जाएगा। तो अब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना, 390 हो रहा है, 390 में 4 से भाग दे दो, 4 नवा कितना होता है 36, 4 नवा 36, कितना शेष बचा 33 हो गया, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 2, 2 शेष बच गया, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि 97.5 जो है इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 30 लीटर के घोल में दूध और पानी का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि इस घोल में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया घोल का अनुपात जो है क्या होगा, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो आप कहोगे भाई साहब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे मेरे पास 30 लीटर जो है यहाँ पे घोल है। अब जो है यहाँ पे 30 लीटर घोल है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इसने बोला है कि 2 चीज़ है इसमें क्या है, एक तो है मिल्क और एक है वाटर, ठीक है। ये मिल्क बोल रहा है कि 7 है, तो वाटर यहाँ पे 3 है। अगर आप देखोगे तो ये 7 और 3 दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 10 एक्स मान लो, क्योंकि अनुपात में इसने बोला कि नहीं टोटल जो है इसमें 30 है, यहाँ से आप काट दोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 3 30, 3 हो जाएगा। मतलब आप 7 से 3 में गुणा कर देना, 7 तरीके 21, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, मतलब आप कहोगे 21 लीटर कौन सा है, मिल्क है, तो 9 लीटर इसमें पानी है। इसने बोला कि नहीं पानी 6 लीटर बढ़ा दो, इसमें 6 लीटर और पानी बढ़ा दिया मैंने, ये 21 है और अनुपात 9 6 ये हो गया 15। तो ये कौन सा अनुपात बन रहा है, देखो ये 3 के पहाड़ में कट जाएगा 7 मर्त में, ये 3 के पहाड़ में कितना मर्त में, 5 मर्त में, तो 7:5 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, किसी वस्तु पर क्रमशः 10%, 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बराबर एकल असमतुल्य छूट क्या होगा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई वस्तु है उस पर 2 छूट दिया जा रहा है, पहले बोला है कि 10% आपको छूट दिया जा रहा है, फिर कह रहा है आपको 20% का छूट दिया जा रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर हम आपको 10% का छूट दे दें, फिर 20% का छूट दे दें, और फिर से जो है बोल रहा है कि आप ऐसा करो कि आप इन दोनों छूट को एक ही साथ में बता दो कि कितने छूट दिए गए हैं। मतलब जो 10 है और प्लस में जो 20 है, ये दोनों छूट जोड़कर बताओ। तो देखो ये परसेंटेज में है, आप डायरेक्ट 30% बताओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती कभी भी आपको करना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप समझ जाएंगे,
देखिए मैंने मान लिया कि टोटल जो है मेरे पास परसेंटेज कितना है 100 है, ठीक है। 100% है तो 100 में से मैंने 10% का छूट दे दिया, ये 10% छोड़ दिया तो कितने पे आ जाएंगे, 90 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 90 रुपये में मान लो कि 100 रुपये किसी वस्तु का दाम था, आपको 10% छोड़ देगा तो कितने में आपको देगा, 90 में। फिर कह रहा है कि नहीं, अब जो है आप फिर से खरीदोगे तो 20% का छूट दिया जाएगा। तो आप यहाँ से ये मत करना कि 90 में से 20 घटा देना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 90 का 20% आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 9 दूना का कितना हो गया, 18, यानी कि यहाँ से 18 आपको माइनस करना है। 18 जब माइनस करोगे तो 90 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 72। अब जो है आपके पास जो है वो वस्तु 72 रुपये में मिलेगा। आप कितने रुपया दाम रखे थे, 100, 100 में से आपको कितना में दिया जा रहा है, 72 में। मतलब आप कहोगे तो कितना में ये आप छूट दे रहे हो, तो कहोगे कि 28 जो है परसेंट का छूट दिया गया है। एक के हाल ही आप कहोगे कि एक बार में ही 28% टोटल हो जाएगा, 10 और 20 जो है अलग अलग होगा और 28% दोनों के मिला के, तो आप 30 वाले बिल्कुल गलत हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए और एक्स और वाई क्रमशः यहाँ पे 30,000 20,000 निवेश करते हैं 8 महीने के लिए। यदि उन्हें लाभ जो है उन्हें लाभ होता है तो लाभ का जो है अनुपात क्या होगा। अब चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से जवाब आने चाहिए सभी लोगों के, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, एक है एक्स और एक भाई साहब हैं वाई, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालना है। ये भाई साहब कितने रुपये लगाए हैं, तो 30,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। और ये भाई साहब हैं जो 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 8 महीने के लिए कर रहे हैं, तो ये 8 महीना इसमें भी लगा दो गुणा में, और 8 महीने ये दोनों 8 महीना जो है यहाँ पे आप कहीं पे भी पैसा जो है लगा रहे हैं, तो इनका लाभ का अनुपात, तो जो लाभ होगा इनका जो है अनुपात निकाल दो। तो 3 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 8 के पहाड़े में 8 कट जाएगा, तो 3 इधर बचेगा और इधर 2 बचा है, 3:2। क्या 3:2 आपने बताया है, तो 3 रुपया अगर लाभ होगा तो 3 रुपया इसको मिलेगा, तो 2 रुपया इसको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे पैसा का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ रहे होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट जो है नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यदि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होने वाला है। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगला जो पद है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। और जो आपका सुबह वाला क्लास है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको जो है मैं सुबह के 6 AM पे करा दूँ, ठीक है। क्या वह सही रहेगा, क्योंकि 8 बजे जो क्लास था आपको उस टाइम मुझे समय नहीं मिल रहा है, जिससे आपके 3 से 4 दिन हो गए क्लास सुबह वाला जो है हुए। तो अगर आप कहोगे तो 6 बजे, अगर कहोगे आज, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे क्या वो क्लास रेगुलर 6 बजे करा दिया जाए, सुबह के 6 बजे, तो मैं करा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम मेरे पास समय है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर दें कि वो क्लासेज जारी रखा जाए, बिल्कुल चलेगा। तो देखिए 3 से क्या लिखा है, 9, 9 से लिखा है 27, 27 से 81, तो 81 से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सब में देखोगे तो 3 से गुणा किया गया है, क्या किया गया है, 3 से बार बार गुणा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 81 में 3 से गुणा कर दो, 3 एकम में 3, 3 9 27, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 1 मिनट, 3 एकम में 3 और 3 8 24 हो रहा है ना, यहाँ पे कितना हो रहा है, आप कहोगे कि 224 हो रहा है ना, गुणा करेंगे 200, सॉरी अरे यार, यहाँ से 3 से जब गुणा करेंगे, 3 एकम में 3, 3 8 24, कितना हुआ, 243 हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर श्रृंखला से रिलेटेड जो है प्रश्न है, और ये प्रश्न किसका है, तो रीजनिंग का है। तो बिल्कुल आपको बोले थे ना कि हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे, तो आप देखो रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, अब भी जीके आएगा, रीजनिंग आपके मैथ तो हो गया है, रीजनिंग हो रहा है, फिर जो है जीके जीएस करें, कंप्यूटर करेंट अफेयर, तो पूरे के पूरे सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर, और क्लास को एक बार शेयर करेंगे सभी लोग, ताकि पता चल सके सभी लोगों को। देखिए 2 से 5 हुआ, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47, तो 47 के बाद क्या, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है लॉजिक,
बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप कहोगे भाई साहब ये 2 है, 2 से 5 कब होगा? जब 2 में मैंने 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो 2 दूना का 4 1 5। फिर यहाँ पे जो 5 है, 5 में मैंने 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 5 दूना का 10 और 1 11। फिर मैंने क्या किया कि 11 में जो है 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 11 दूना 22 1 23। सेम टू सेम लॉजिक हमें वही काम करना है। 47 में क्या करना है? 2 से गुणा और 1 जोड़ दो। 47 दूना कितना होता है? 94, और 94 में 1 जोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 95 कोई भी गलती करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? निम्न में से कौन सा जो है अन्य से भिन्न है, मतलब अलग कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा भिन्न है? लिखा है वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और घन। चारों में से अलग आपको बताना है कि कौन सा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे देखो, ये तो एक भुजा इस तरीके से वर्ग बनता है, त्रिभुज इस तरीके से बनता है, और घन किस तरीके से बनता है? तो ये भी इस तरीके से ही बनता है। पर वृत्त में कोई भुजा हो रहा है? नहीं भुजा हो रहा है। तो आप कहोगे भाई साहब अलग तो सी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता को पूरा करें। सादृश्यता को जो है पूरा करना है। जैसे सादृश्य मतलब एनालॉजी। SHG का संबंध जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन से है, तो VO का संबंध किससे होगा? ये आप लोगों से पूछा गया है। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे SHG का संबंध विलेज ऑर्गेनाइजेशन से, उसी प्रकार VO का संबंध किससे होता है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही हो जाएंगे आपके। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन सा जो है अन्य से भिन्न है, मतलब यहाँ पे अलग कौन सा है, ये प्रश्न में पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कि 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है NRLM, NULM, और यहाँ पे लिखा है मनरेगा, और यहाँ पे लिखा है GST। तो यहाँ पे अलग पूछ रहा है। तो अगर आप थोड़े से अच्छे तरीके से जीविका के जो है सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ें, तो ये सब्जेक्ट नॉलेज, ये जीविका से रिलेटेड तीनों ही वर्ड लिखा गया है। परंतु जीविका में GST क्या आप पढ़े हो? कभी नहीं पढ़े हो। ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, GST। ठीक है, ये जीविका से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे भी सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि सादृश्यता को जो है पूरा करें, मतलब एनालॉजी को पूरा करें। पटना का संबंध बिहार से है, तो जयपुर का संबंध किससे होगा? ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत बताने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ईजी है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को नहीं करोगे तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में पिछड़ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। बिल्कुल आप बताने की कोशिश कर रहे होंगे, जानकारी है। जयपुर किसकी राजधानी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी लोग। आज देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर कौन कौन बताता है होमवर्क में। ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख लेना और इसके उत्तर बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विंडोज़ में कॉपी करने का जो है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ में कॉपी करने का जो है शॉर्टकट क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर अगर आपने बताया है CTRL+C, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे 20वें नंबर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे XLSX। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म क्या है? आपको यहाँ पे ऑप्शन बताने की कोशिश करेंगे। चारों ही ऑप्शन पढ़ना है पहले। ठीक है,
हबड़ाई में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल गलती से बचना है। तो बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन और उसके जो है ऑप्शन को पढ़ोगे, उसके बाद से ही आपको उत्तर देना है। तो जिन्होंने बताया है सेंट्रल जो है प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी वाले को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डे NRLM का पूरा नाम क्या है। डे NRLM ये क्लास में पढ़े होंगे जिन्होंने भी मेरे से, तो उनको बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है। तो डे NRLM का मतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय जो है योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाता है, यहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम कितने दिनों का जो है वैधानिक रोजगार जो है निश्चित करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो मनरेगा है ये परिवार को जो है ग्रामीण परिवार में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार देता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे 73वां संवैधानिक संशोधन किस अनुसूची को जोड़ता है, जिसमें जो है पंचायती राज के 29 विषय आते हैं। तो जो बात किया जाए 73वें संविधान संशोधन का, तो ये तो है 11वीं अनुसूची से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय जो है संरचना का सही क्रम क्या है। पंचायती राज की 3 स्तरीय जो है संरचना का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 25वें का, तो आप कहोगे यहाँ पे ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त मैथ रीजनिंग में कमज़ोर थे तो थोड़े से बोल रहे थे कि मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को ज़्यादा रखें, तो आज मैंने उसी तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल डेली क्लासेज करने के लिए शाम में 8 PM पे आइए, जो भी मेरे दोस्त जीविका के फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।